वेलकम बैक। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो अब बारी है हमारे कुछ और सेट ऑफ एमसीक्यूज की मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो मैंने आप लोगों को देखो 22 23 और 23 24 के जितने भी पेपर थे उसमें जितने भी एमसीक्यूज थे मैक्रो से और आईईडी से वो हमने कवर कर लिए। वीडियोस चेक कर लेना, अगर नहीं करें तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेना, मार्क्स कटते हैं उसमें। अब बारी है हमारे जो 2024 25 यानी कि पिछले साल के बोर्ड के पेपर में जितने भी एमसीक्यूज बने हैं मैक्रो से वो कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, आओ फिर स्टार्ट करते हैं और एमसीक्यूज को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ओके, देखो यार, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट की बात हो रही है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना, इनकरेक्ट बोला है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है ये हमें बताना है विद रिस्पेक्ट टू करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। तो देखो, करंट अकाउंट में आपके पास रिवाइज कर लेते हैं। करंट अकाउंट में एक तो हमारे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आते हैं, दूसरे हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आते हैं, और तीसरे होते हैं कुछ हमारी इनकम्स अगर हैं जैसे कि रेंट, प्रॉफिट, डिविडेंड, तो वो सब आता है। ठीक है, पॉइंट्स देख लेते हैं एक बारी। लिखा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम्स। एक्सपोर्ट जितना भी होगा, ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट करोगे, सामान बाहर बेचोगे तो इनफ्लो होगा, क्रेडिट में आएगा, ये तो सही है। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डेबिट आइटम्स की तरह रिकॉर्ड होते हैं क्या? यस, इंपोर्ट कराएंगे तो आपके पास से फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा, इसलिए डेबिट में आते हैं, ये भी सही। ऑल ट्रांसफर पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम्स। पेमेंट्स हैं, डेबिट में आएंगी, बिल्कुल। तो बचा ऑप्शन डी जो कि इनकरेक्ट होगा। लिखा है ट्रांसफर रिसीट्स डेबिट आइटम्स में रिकॉर्ड होती हैं, गलत। रिसीट्स है ना तो क्रेडिट में आएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट है और वही आंसर बना। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। तो दिया हुआ है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ओल्ड एज पेंशन। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में तो आपका आता है रेंट, ठीक है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, ये सब। ओल्ड एज पेंशन तो नहीं है। इनकम फ्रॉम ऑन्टरप्रिन्योरशिप यानी कि प्रॉफिट, बिल्कुल प्रॉफिट ऑन्टरप्रिन्योरशिप से अर्न करते हो, तो बस बस आपको करेक्ट आंसर मिल गया यहाँ से। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है, राइट। बाकी मिक्स्ड इनकम में लिखा है रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये तो नहीं है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में लिखा है इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज एन अमेलगमेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अमेलगमेशन मतलब एक तरह से मर्जर है, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का, जिसको हम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। सही है एकदम। दूसरा है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड सिस्टम, ये भी सही, हाइब्रिड ही बोलते हैं। ठीक है, हाइब्रिड भी बोलते हैं, और एक और नाम है इसका, ध्यान रखना, डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग इज अनदर नेम फॉर मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, इसके बाद है इरफान अ स्टूडेंट बोरोज 80,000 टू फाइनेंस हिज कॉलेज फीस। ठीक है, बोरो करा है, इरफान एक स्टूडेंट है जिसने बोरो करे हैं 80,000 अपनी कॉलेज फी पे करने के लिए। ही प्लान्स टू बिगिन रीपेइंग द लोन 6 months आफ्टर हिज ग्रेजुएशन, मेकिंग पेमेंट्स ओवर अ स्पैन ऑफ 10 years। मतलब जो भी वो बोरो कर रहा है 80,000, उसे वो 6 महीने के बाद रीपे करेगा आफ्टर ग्रेजुएशन, और 10 साल में रीपे करेगा। हमें बताना है मनी का कौन सा ये फंक्शन है। तो देखो, अगर बोरो कर रहे हो मतलब कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो मनी का फंक्शन कौन सा होगा? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब ही क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपने बोरो करा है, सो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हमारा ऑप्शन। ओके, इसके बाद है सपोज द सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी मेक्स एन इंटरसेप्ट एट अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ 50 करोड़। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि देखो, सेविंग कर्व हमें पता है नेगेटिव से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये नेगेटिव एक्सिस है, तो ये हमारा सेविंग कर्व है, अगर आपको पता हो। ठीक है, सो ये जो इसने यहाँ पे बनाया ना, इतना जो डिस्टेंस है नेगेटिव एक्सिस पे, इसे हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, जो शो करता है -c बार को। ठीक है, -c बार यानी कि आपको डिस सेविंग्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है -c बार। ठीक है, इन द इकोनॉमी 20% ऑफ द इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड। जितनी इनकम इंक्रीज हुई है उसका 20% सेव हो रहा है, यानी कि ये गिवन है आपको MPS 0.2, 20%। हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो बहुत सिंपल है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है K = 1/MPS, यानी कि 1/0.2, जो कि आएगा 5 टाइम्स। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, 5 टाइम्स। ओके, देन नेक्स्ट है असर्शन है, आपको दिया हुआ है पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक। मतलब पब्लिक गुड्स वो गुड्स हैं जिसको पब्लिक एक साथ मिलके कंज्यूम करती है, बिल्कुल। रीजन लिखा है पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस इन नेचर। पब्लिक गुड्स एक्सक्लूडेबल और राइवलरस होते हैं क्या? नहीं, गलती क्या है कि पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस होते हैं। ठीक है, सो असर्शन सही है, रीजन इज इनकरेक्ट। ओके,
फिर क्या मैंने हमें सपोज दी वैल्यू ऑफ एपीसी इज 0.8 एंड नेशनल इनकम इज 4,000, वैल्यू ऑफ सेविंग्स कितनी होगी? देखो बहुत सिंपल है, एपीसी की मैंने ना कुछ मत सोचना, सिंपल फॉर्मूला लगाना। एपीसी का फॉर्मूला होता है C/Y। ठीक है, एपीसी है 0.8, सी हमें नहीं गिवन क्वेश्चन में, इनकम बताइए 4,000। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3,200 की तो हमारे पास कंजम्पशन आ गई। राइट, अब इनकम है 4,000 की, कंजम्पशन है 3,200, तो मतलब 800 का क्या होगा? सेविंग्स होंगी। बहुत सिंपल। सो डी ऑप्शन आपका 800 की क्या आ गई? सेविंग्स आ गई। ओके। इसके बाद दिया हुआ है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमर्शियल बैंक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कमर्शियल बैंक्स में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो लिखा हुआ है डिपॉजिट्स रिसीव्ड आर लाइबिलिटीज फॉर कमर्शियल बैंक्स। मतलब कमर्शियल बैंक के पास हम जितना भी पैसा रखते हैं एज डिपॉजिट्स, वो कमर्शियल बैंक्स के लिए लाइबिलिटी होती है क्या? यस, लाइबिलिटी होती है, करेक्ट है। क्योंकि देखो वो पैसा पब्लिक का है, पब्लिक ने कमर्शियल बैंक के पास बस जमा करा है, तो कमर्शियल बैंक के लिए तो लाइबिलिटी हुआ ना, तो ये स्टेटमेंट सही है। They are creator of credit in the economy. They are they are creator of credit in the economy. बिल्कुल सही है, ये भी सही है ना? मनी मल्टीप्लायर आपने पढ़ा है, उसमें कमर्शियल बैंक तो क्रेडिट क्रिएट करते हैं, ये भी सही। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक। क्या कमर्शियल बैंक पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो ऑप्शन 1 2 3 हमारा करेक्ट है, ए बनेगा। ठीक है, फोर्थ गिवन है दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई। नहीं, आरबीआई के बिहाफ पे नहीं करते, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स तो आरबीआई के अंडर आएंगे ना। ओके, सो ऑप्शन 1 2 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर गिवन है द कंट्री एक्सपोर्ट्स गुड्स वर्थ 600 करोड़। आपको एक्सपोर्ट्स गिवन है 600, इम्पोर्ट्स गिवन है 450। हमें बताना है बैलेंस ऑफ ट्रेड में कितना बैलेंस बचेगा। तो आपको पता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ऑफ विजिबल्स। एक्सपोर्ट है 600, इम्पोर्ट है 450, तो मतलब 150 का हमारा सरप्लस बचा, पॉजिटिव बैलेंस बचा। ठीक है, 150 का सरप्लस, 150 का सरप्लस। ओके, देन नेक्स्ट है फ्रॉम द सेट ऑफ टर्म्स चूज द करेक्ट पेयर। तो करेक्ट पेयर बताना है। सबसे पहले नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि टैक्स के अलावा गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है? जीएसटी? नहीं, जीएसटी तो टैक्स रेवेन्यू है। इनडायरेक्ट टैक्स? फ्री राइडर? नहीं, फ्री राइडर में तो हम पब्लिक गुड्स की बात करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बोरोइंग्स आएंगी क्या? नहीं, बोरोइंग्स तो रिसीट्स होती है गवर्नमेंट के लिए, कैपिटल रिसीट पैसा आएगा ना, एक्सपेंडिचर नहीं, रिसीट्स हैं। और प्राइवेट गुड्स में गिवन है राइवलरस इन नेचर। यस, प्राइवेट गुड्स राइवलरस होते हैं, पब्लिक गुड्स नॉन राइवलरस होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी करेक्ट है। डी पे टिक मारो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है दी मॉनेटरी पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय द डैश इन द इंडियन इकोनॉमी। तो कौन बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी? बहुत ही बेसिक सवाल है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर दिया है आपको आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसीडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट के लिए हम कौन सा पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे? सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, मतलब डेली नेचर के जो खर्चे हैं और इनकम्स हैं उनको हम कंसीडर करते हैं। दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट वेजेस पे कर रही है तो वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कंसीडर होगा। इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही है, ये भी नॉर्मल खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हमारा रेवेन्यू रिसीट है। और एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लाईओवर, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर खर्चा किया है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता है और इसको हम रेवेन्यू डेफिसिट में कंसीडर नहीं करेंगे। सो ऑप्शन डी हमारा आंसर बनेगा। ओके, इसके बाद है इन द किनीजियन इकोनॉमिक्स डैश स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड इज ऑलवेज ड्रॉन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री यानी कि कौन सी लाइन है जो 45 डिग्री से यहाँ से स्टार्ट होती है? आपको पता है ये एएस का कर्व होता है, या फिर आप इसे इनकम कर्व भी बोल सकते हो। ठीक है, सो एज पर ऑप्शंस कंजम्पशन कर्व नहीं आएगा, एडी कर्व नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट कर्व नहीं आएगा, रेफरेंस लाइन आएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि जो हमारी एएस की 45 डिग्री की लाइन बनती है या इनकम की 45 डिग्री की लाइन बनती है, इसे हम रेफरेंस लाइन भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन में रिपीट हुआ है काफी बार, तो ध्यान रखना। देन आपको दिया है नेक्स्ट में असर्शन रीजन है। चलो उसको इधर ले लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, देखो असर्शन है इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स नो वन कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंजॉइंग द बेनिफिट्स। पब्लिक गुड्स में हम किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है, क्योंकि पब्लिक गुड्स नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। रीजन भी सही है, दोनों सही, एक्सप्लेनेशन करेक्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए।
इसके बाद फॉर्मूला क्वेश्चन है, वैल्यू एडिशन इक्वल टू डैश माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो फॉर्मूला होता है वैल्यू एडिशन इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो, एक तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है। ठीक है। डोमेस्टिक सेल्स नहीं लेंगे क्योंकि इसमें अगर हम एक्सपोर्ट ऐड करेंगे ना तो टोटल बनेगा, तो इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। सेल्स माइनस चेंज इन स्टॉक, गलत, इधर प्लस आना चाहिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये सही है एक तो। और दूसरा है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई प्राइस पर यूनिट। यूनिट्स इनटू प्राइस करोगे तो आपके पास टोटल सेल्स निकलेंगी, जो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का ही नाम है। ठीक है। सो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ हमारे करेक्ट हैं, ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ। ओके। इसके बाद दिया है, सपोज फॉर एन इकोनॉमी ऑटोनॉमस कंजम्पशन स्टैंड्स एट 100 करोड़ एंड टोटल कंजम्पशन एट 130 करोड़। हमें निकालना है इंड्यूस्ड कंजम्पशन कितना आएगा। तो देखो, जो टोटल कंजम्पशन होता है ना उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन और दूसरा इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ठीक है। आपको टोटल गिवन है 130, जिसमें से ऑटोनॉमस है 100, तो बचे हुए 30 क्या होंगे, इंड्यूस्ड। तो 30 करोड़ हमारा इंड्यूस्ड कंजम्पशन आएगा। ठीक है। टोटल कंजम्पशन में दोनों आते हैं, ऑटोनॉमस भी और इंड्यूस्ड भी। ऑटोनॉमस क्या होता है, जो कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन सर्वाइवल के लिए हम करते हैं, दैट इज ऑटोनॉमस। और जीरो लेवल इनकम के बाद जब इनकम बढ़ने लगेगी तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो उस कंजम्पशन को बोलते हैं हम इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ओके। ठीक है। टोटल दोनों को ऐड करके आता है। इसके बाद एज द बैंकर टू द बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस एक्सेप्ट बैंकर टू द गवर्नमेंट, सॉरी बैंकर टू द बैंक, यानी कि बैंकर्स बैंक। तो आरबीआई क्या परफॉर्म करता है, एक्सेप्ट। सो देखो, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ जनरल पब्लिक। क्या आरबीआई पब्लिक के बिहाफ पे परचेज और सेल करता है सिक्योरिटीज का? नहीं, पब्लिक के बिहाफ पे नहीं करता। ये करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में डील करता है आरबीआई, पब्लिक की सिक्योरिटीज में नहीं। तो ऑप्शन ए ही हमारा इनकरेक्ट है, आंसर यही बनेगा। बाकी करंट अकाउंट मेंटेन करता है कमर्शियल बैंक्स के, यस। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ इंटरबैंक ट्रांजेक्शन्स, यस। गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स में हेल्प करता है, यस। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है आंसर। ओके। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the value of MPS is 0.5, MPC will be equal to MPS। अगर MPS 0.5 है तो MPC और MPS इक्वल होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, क्योंकि दोनों का सम तो 1 होता है ना। MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आपको MPS 0.5 बताया है तो MPC भी तो 0.5 ही आएगा ना। तो असर्शन तो सही है। रीजन लिखा है सम ऑफ MPC एंड MPS इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी, यानी कि 1। बिल्कुल सही है, वही मैंने आपको रीजन बताया। दोनों सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन ए। ठीक है। फिर गिवन है द बजट अंडर विच द गवर्नमेंट में स्पेंड एन अमाउंट इक्वल टू द रेवेन्यू इट कलेक्ट्स इज रेफर्ड एज डैश बजट। कौन सा बजट है जिसके अंडर गवर्नमेंट उतना ही अमाउंट स्पेंड करती है जितना उसने रेवेन्यू कलेक्ट किया है? मतलब रेवेन्यू और स्पेंडिंग किस बजट में इक्वल होते हैं? बहुत सिंपल है, बैलेंस्ड, जब इसमें एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इक्वल हो। ठीक है। अच्छा जी। देन आपको दिया है, टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए देयर मस्ट एग्जिस्ट एन इक्वालिटी बिटवीन एक्स एंट डैश एंड एक्स एंट डैश। इक्विलिब्रियम के लिए देखो, एक तो एक्स एंट एडी, एक्स एंट एएस के इक्वल होना चाहिए, मतलब एडी और एएस, ऑप्शन फर्स्ट। दूसरा, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल होने चाहिए, ऐसा ही अप्रोच। तो एक तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन, एक फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन बताया है, स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट द गवर्नमेंट में रिड्यूस द रेपो रेट टू कंट्रोल डिफ्लेशनरी गैप प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो रेपो रेट को कम करती है डिफ्लेशन को कम करने के लिए। बहुत बच्चे सोचेंगे बिल्कुल सही है, रेपो रेट कम करोगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी और डिफ्लेशन खत्म हो जाएगा, है ना। बट नहीं, गलत है ये पॉइंट। यार सोचो जल्दी से, रेपो रेट तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आता है, गवर्नमेंट कब से करने लग गई ये काम? गवर्नमेंट नहीं, आरबीआई करता है, तो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट गलत है। दूसरा लिखा है द गवर्नमेंट में रिड्यूस द डिफ्लेशनरी गैप बाय सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। बिल्कुल गलत है ये भी, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ी ना सेल करेगी, आरबीआई सेल करेगा ना। ठीक है। ये सब टूल्स जो है, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एलआरआर, ये सब आरबीआई की पॉलिसी के अंडर आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर। तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके। इसके बाद आपको दिया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में,
टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ GVA एट FC, डैश मस्ट बी डैश फ्रॉम GVA एट MP। मतलब हमें पहुंचना है GVA एट FC पे, मतलब GVA एट FC को रख दो यहाँ लेफ्ट में, और गिवन है GVA एट MP। ठीक है, लिखा है ना टू अराइव एट GVA एट FC। तो GVA MP से आपको GVA FC पे जाना है, तो क्या करोगे, MP से FC पे जाना है, NIT करेंगे माइनस। सो ऑप्शन डी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स सब्ट्रैक्टेड। ओके। फिर है स्टेटमेंट, पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स फॉर विच पेमेंट्स आर मेड बाय ऑल द एंटिटीज इन द कंट्री। पब्लिक गुड्स में सारी की सारी एंट्री क्या पेमेंट करते हैं, एंटिटी पेमेंट करते हैं क्या, नहीं। पब्लिक गुड्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं ना, आप इजीली बेनिफिट अवेल कर सकते हो, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है, प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। प्राइवेट गुड्स को क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो भी सब्सिडाइज्ड रेट्स पे, नहीं। पब्लिक गुड्स को करती है गवर्नमेंट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है। फिर है आपके पास, अंडर द डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल द फॉरेन एक्सचेंज रेट इन अ रेंज बाउंड मैनर। कौन से सिस्टम में सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक आ गया पिक्चर में, मतलब कि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ओके, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके। देन है आपके पास अगला सवाल, असर्शन है, डायरेक्ट टैक्स आर इम्पोज्ड ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम और प्रॉपर्टी पे लगाया जाता है क्या, बिल्कुल, जैसे कि इनकम टैक्स। क्योंकि जो बर्डन है डायरेक्ट टैक्स का, उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ये भी सही है, शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जिसका टैक्स है उसी को पे करना पड़ेगा। तो दोनों सही, एक्सप्लेनेशन करेक्ट, ऑप्शन ए। ठीक है। फिर है आपके पास, अंडर द किनीजियन थ्योरी, रेफरेंस लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ड्रॉन एट एन एंगल ऑफ, अभी क्या हमने, रेफरेंस लाइन 45 डिग्री के एंगल पे बनती है। ओके। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ इनकम। MPC का मतलब कि एक इनकम यूनिट पे कितना कंजम्पशन हुआ, या पर यूनिट ऑफ इनकम पे कितना कंजम्पशन हुआ, मतलब कि C/Y। इस लाइन का मतलब है C/Y, बट MPC तो होता है डेल्टा C/Δy, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है। फिर है, एज द इनकम इंक्रीजेज द प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन इज ऑलवेज मोर देन इंक्रीज इन इनकम लेवल। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन में ज्यादा तेजी से चेंज आता है क्या, कंजम्पशन ज्यादा इंक्रीज होती है क्या, गलत। इनकम बढ़ेगी तो लोग सेविंग स्टार्ट करते हैं, कंजम्पशन कम होता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इसके बाद है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरिंग द प्राइमरी डेफिसिट इज टू हाईलाइट द प्रेजेंट डैश। प्राइमरी डेफिसिट आप क्यों निकालते हो, क्या मेजर करने के लिए, प्रेजेंट फिजिकल इम्बैलेंस कितना है, फिजिकल डेफिसिट में कितना इम्बैलेंस है वो चेक करने के लिए। ओके, तो ये ध्यान रखना पॉइंट्स। उसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट में करते हैं, import of heavy machinery from Japan is a source of demand for foreign exchange। अगर हम जापान से इंपोर्ट करा रहे हैं तो वो डिमांड होगा क्या, बिल्कुल। इंपोर्ट कराओगे तो ऑफ कोर्स पेमेंट करोगे फॉरेन एक्सचेंज की, तो डिमांड करोगे, आउटफ्लो होगा आपके पास से। देन है, फाइनेंशियल एड बाय IBRD फॉर लैंडस्लाइड इन केरला इज अ सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब क्या है इसका, कि IBRD ने हमें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करी है केरला में जो लैंडस्लाइड आई उसके लिए, वो एक सोर्स ऑफ सप्लाई है क्या, बिल्कुल सही है। हमें इनफ्लो मिल रहा है ना, केरला में इनफ्लो हो रहा है फाइनेंशियल एड का, सप्लाई हो रहा है। इनफ्लो का मतलब होता है सप्लाई, ये पॉइंट ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, सप्लाई डिमांड पे क्वेश्चन आता है। सप्लाई का मतलब होता है इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और डिमांड का मतलब होता है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद दिया है ना, टू सेक्टर इकोनॉमी द एग्रीगेट डिमांड कैन बी डिटरमाइंड बाय एडिंग डैश एंड डैश। दो सेक्टर इकोनॉमी में AD आता है C+I करके, तो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डन। चलो अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ NVA एट MP डैश मस्ट बी फ्रॉम GV एट MP। सिमिलर क्वेश्चन है, अगर आपको NV एट MP पे पहुंचना है, NVA एट MP फ्रॉम GVA एट MP, तो जो निकालना हो तो उसको लेफ्ट में रखा करो। सो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम डेप्रीसिएशन कर देंगे माइनस, डेप्रीसिएशन क्या करेंगे, माइनस, सो डेप्रीसिएशन सब्ट्रैक्टेड। ओके। इसके बाद है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ पब्लिक गुड। दिया हुआ है, फ्री वैक्सीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन अगर ऑफर कर रही है तो वो तो पब्लिक गुड में आएगा। डिफेंस सर्विसेज मिलिट्री को प्रोवाइड की जा रही है,
ये भी पब्लिक गुड का पार्ट है, गवर्नमेंट देती है। परचेज ऑफ रेलवे टिकट बाय एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल ने रेलवे टिकट परचेज करी है, क्या वो पब्लिक गुड है? और दूसरा है आपके पास स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल्ड बाय अ सिटी म्यूनिसिपैलिटी। ओहो, ठीक है। सो स्ट्रीट लाइट अगर इंस्टॉल कराए तो वो भी पब्लिक गुड में आता है, क्योंकि सब लोग बेनिफिट्स ले सकते हैं, ठीक है। बट अगर रेलवे टिकट परचेज करी है एक इंडिविजुअल ने, तो ऑफ कोर्स उसका हक बनता है उस टिकट पे, है ना। भाई कोई मिस्टर ए है, वो टिकट उन्होंने ली है, जा रहे हैं कहीं, वो बाहर चेन्नई जा रहे हैं सपोज, तो उस टिकट पे उन मिस्टर ए का ही तो हक है। आप थोड़ी ना उनकी टिकट लेके बैठ जाओगे सीट पे, नहीं, पब्लिक गुड नहीं है ये, ठीक है, प्राइवेट है, पे करके ही आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी आंसर आएगा, ठीक है जी। चलो इसके बाद, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एक्टिवली इंटरैक्ट अंडर डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम टू डिटरमाइन दी फॉरेन एक्सचेंज रेट। मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई के थ्रू एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ओके। इसके बाद दिया है हमें, ड्यूरिंग डिफ्लेशनरी गैप द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री में इंक्रीज द रेपो रेट। डिफ्लेशनरी गैप के टाइम पे सेंट्रल बैंक रेपो रेट को इंक्रीज करेगा क्या? डिफ्लेशनरी गैप का मतलब कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई काफी कम है, ठीक है, सो हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना है। तो उस केस में अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा तो मतलब लोन्स महंगे हो जाएंगे, लोन अगर महंगे होंगे, ठीक है, लोन हो जाएंगे कॉस्टली, तो मतलब पब्लिक लोन कम लेगी, पब्लिक लोन कम लेगी तो मनी सप्लाई तो उल्टा कम हो जाएगी, तो डिफ्लेशन और कम हो जाएगा, सॉरी डिफ्लेशन बढ़ता जाएगा, तो ये तो गलत है, ठीक है। डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के लिए रेपो रेट को कम करना चाहिए हमें, ठीक है। फिर है परचेज द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द डिफ्लेशनरी गैप बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, अभी हमने किया, बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट थोड़ी ना तो सिक्योरिटीज का संग डील करेगी, गवर्नमेंट नहीं करती है, सेंट्रल बैंक करता है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये देख लो। अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रेजेंटेड इन द यूनियन बजट, द टोटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट अदर देन बोरोइंग्स, गवर्नमेंट की टोटल इनकम गिवन है बोरोइंग्स को छोड़ के, और टोटल एक्सपेंडिचर आर एस्टिमेटेड एज 20 लाख एंड 45 लाख, मतलब 20 लाख रिसीट्स गिवन है और 45 लाख एक्सपेंडिचर गिवन है। सो देयर फोर द वैल्यू ऑफ डैश डेफिसिट वुड बी 25 लाख, तो कौन से डेफिसिट की वैल्यू 25 लाख आएगी? देखो हमें फॉर्मूला पता अगर आपको होगा तो बहुत सिंपल है, हमें टोटल रिसीट्स गिवन है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, और टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है, तो फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। खर्चा है टोटल 45, रिसीट्स हैं टोटल 20, तो हमारे पास 25 ये जो आया वैल्यू गिवन है, ये किसका आया है? फिजिकल डेफिसिट का अमाउंट है, तो आंसर आएगा फिजिकल, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट। हमें अमाउंट ऑलरेडी गिवन है, हमें बताना है कौन सा डेफिसिट है, सिंपल, ओके। देन है स्टेटमेंट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम exhibits consumption per unit of income, नहीं। As the national income increases, the proportionate increase in consumption is always more than increase in income, गलत, ये भी अपने अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों गलत है। इसके बाद है, इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट सप्लाई कैन बी डिटरमाइंड, एग्रीगेट सप्लाई कैसे आएगा? एग्रीगेट सप्लाई होता है C+S, ठीक है, C+S कंजम्पशन एंड सेविंग्स, ठीक है, और AD होता है C+I, ठीक है, C+I, ओके। फिर है आपके पास, फॉरेन एड्स आर द कैपिटल रिसीट्स फॉर द गवर्नमेंट, फॉरेन एड्स आर द कैपिटल रिसीट्स फॉर द गवर्नमेंट, मतलब क्या है कि बाहर से आपको बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है, जिसे हम बोल सकते हैं बोरोइंग्स, ठीक है, बाहर की कंट्री से आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है, फाइनेंशियल हेल्प मिली है, तो वो कैपिटल रिसीट में आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, क्योंकि आप रीपे करोगे ना, कैपिटल रिसीट से आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। दूसरा है, डिसइन्वेस्टमेंट में लीड टू अ डिक्रीज इन द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो जाते हैं, बिल्कुल। गवर्नमेंट अपना अंडरटेकिंग का अगर कुछ पार्ट सेल कर रहा है तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कम हो रही है ना, एसेट कम हो रहा है, दोनों सही है। फिर आपको दिया है, इंडिकेट कर रहा है करंट अकाउंट सरप्लस की सिचुएशन, हमें आइडेंटिफाई करनी है कि इनमें से कौन सा पॉइंट करंट अकाउंट सरप्लस को शो कर रहा है। सो सरप्लस है मतलब कि इनफ्लो जो है प्लस आइटम्स वो ज्यादा होने चाहिए आउटफ्लो से, ठीक है। सो हमें दिया है ऑप्शन नंबर ए में, एक्सेस ऑफ रिसीट्स ऑन करंट अकाउंट ओवर द पेमेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, रिसीट्स करंट अकाउंट की ज्यादा हैं एज कंपेयर टू पेमेंट्स, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए ही हमारा सही है, बाकी पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। के बाद देखो अगला सवाल देखते हैं हम लोग,
दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 5, रेलिवेंट सेविंग्स फंक्शन कितना होगा? सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला होता है माइनस सी बार प्लस एम पी एस इंटू वाई। ठीक है। सो आपको देखो क्वेश्चन में -60 तो गिवन ही है, मतलब -60 आएगा सी बार में। एम पी एस आप निकालोगे मल्टीप्लायर को यूज करके, तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 1/MP s। ठीक है। के आपको दिया हुआ है 5, तो 5 इक्वल टू 1/MP s, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा MP s इक्वल टू 1/5, दैट इज 0.2। 0.2। ठीक है, सो 0.2 y, ये आपका सेविंग फंक्शन बनेगा। ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं, -60 प्लस 0.2 y, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ओके। फिर आपको दिया है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। इनमें से कौन सा आइटम हम लोग नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करेंगे? पहला गिवन है सैलरी टू इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग एट द रशियन एम्बेसी इन इंडिया। सबसे पहले तो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट समझो कि नेशनल इनकम में वही चीजें आएंगी जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न करी हैं। ठीक है। और वो चाहे टेरिटरी के अंदर कराओ या टेरिटरी के बाहर किया हो, कहीं पे भी हो सकता है वर्ल्ड में, बट नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा होना चाहिए। ठीक है। तो अगर सैलरी मिल रही है इंडियन रेजिडेंट्स को जो कि रशियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये तो आएगा, रेजिडेंट्स हैं, ये तो काउंट होगा। इनकम जनरेटेड फ्रॉम स्मगलिंग, भाई स्मगलिंग करके आप इनकम बना रहे हो तो वो नेशनल इनकम में क्यों काउंट करोगे? तो इलीगल काम है ना। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर बनेगा, सीधा सीधा, सिंपल। ठीक है। स्मगलिंग वाली इनकम इसमें नहीं आती। ठीक है। ओके। फिर है इफ एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन फंक्शन मेक्स अ इंटरसेप्ट एट द वाई एक्सिस एट अ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। पॉइंट का मतलब है कंजम्पशन का कर्व इस तरह से बनता है, थोड़ा सा ऊपर से बनता है ओरिजिन के, तो ये इंटरसेप्ट है, सी बार। ठीक है। अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होती है कंजम्पशन की। इट इम्प्लाइज दैट एमपीसी डैश एंड एपीसी डैश एज द इनकम राइजेस। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारा कंजम्पशन फंक्शन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इनकम अगर बढ़ेगी तो एमपीसी तो हमारा कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है। एमपीसी कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि कांस्टेंट होता है एमपीसी, इसी की वजह से स्ट्रेट लाइन बनती है कंजम्पशन फंक्शन की। ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन है, जो स्लोप है स्ट्रेट, वो एमपीसी ही शो करता है। ठीक है। सो अगर इनकम बढ़ेगी हमारा एमपीसी तो कांस्टेंट होगा। ओके। एमपीसी तो कांस्टेंट होगा और जो एपीसी है वो फॉल करेगा, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमारा कंजम्पशन कम होता जाएगा, सेविंग्स ज्यादा होंगी, तो एपीसी भी कम होगा ना। सो एमपीसी तो कांस्टेंट और एपीसी फॉल्स, ऑप्शन सी। ओके। देन आपको दिया है असर्शन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट devaluation ऑफ डोमेस्टिक करेंसी may लीड टू अ राइज इन नेशनल इनकम ऑफ अ नेशन। डिवैल्यूएशन की वजह से इनकम इंक्रीज होती है क्या? यस। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? डिवैल्यूएशन का मतलब देखो नीचे लिखा हुआ है, देख लेते हैं एक बारी। डिवैल्यूएशन का मतलब है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। मतलब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम किया जा रहा है फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में बाय द गवर्नमेंट, दैट इज डिवैल्यूएशन। ठीक है। रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिवैल्यूएशन की वजह से इनकम बढ़ती है क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे होते हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं इसलिए नेशनल इनकम बढ़ता है। ठीक है। नीचे रीजन में हमें सिर्फ डेफिनेशन बताइए ना, तो इसलिए हम इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन कंसीडर नहीं करते हुए ऑप्शन बी पे टिक करेंगे। ठीक है जी। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आई हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है। आपने अगर इतने एमसीक्यूज कर लिए हैं अभी तक तो बहुत ही अच्छी बात है, काफी क्वेश्चन हमने करे। ओके। देन आपको दिया है सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय। मनी सप्लाई अगर कम करनी है तो उस केस में मनी सप्लाई कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? लोअरिंग द कैश रिजर्व। अगर हम कैश रिजर्व कम बनाएंगे, रिजर्व कम बना रहे हो तो मतलब लेंड ज्यादा करोगे, लेंडिंग ज्यादा करोगे तो मनी सप्लाई तो बढ़ जाएगा, तो ये तो नहीं आएगा। इंक्रीजिंग द बैंक रेट। अगर हम बैंक रेट बढ़ा देंगे तो पब्लिक के लिए लोन लेना थोड़ा महंगा हो जाएगा, और पब्लिक लोन कम लेगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। सीधा सीधा आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है। फिर आपको गिवन है द टोटल क्रेडिट क्रिएटेड बाय द बैंक्स इज 500 एंड रिजर्व रेशियो इज 20%। प्राइमरी डिपॉजिट्स बता दो जल्दी से। सिंपल फॉर्मूला है, टोटल क्रेडिट गिवन है, रिजर्व रेशियो गिवन है। बैंकिंग में दो ही फॉर्मूले हैं, मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/LRR। LRR आपको गिवन है रिजर्व रेशियो 20%, यानी कि 100/20, 5 टाइम्स। ठीक है। 5 टाइम्स आ गया मनी मल्टीप्लायर। टोटल क्रेडिट गिवन है 500, सो टोटल डिपॉजिट्स इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लायर। टोटल डिपॉजिट्स हैं 500 के,
इनिशियल हमें निकालना है यानी कि प्राइमरी डिपॉजिट्स, और मल्टीप्लायर है 5। तो कैसे आएगा, सीधा सीधा 500/5 यानी कि 100। ठीक है, सिक्स का आंसर हो गया हमारा, मतलब इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग सिक्स क्वेश्चन आंसर 100। ठीक है, समझ में आ गई इतनी चीजें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद आपको कंप्लीट करना है टेबल को, फर्स्ट ब्लैंक सेकंड ब्लैंक। तो देखो, हमें दिया है इनकम है 0, कंजम्पशन है 30 यानी कि सी बार। इनकम 0 है, कंजम्पशन 30 है, तो सेविंग्स भी नेगेटिव में जाएगी, -30। है ना, सेविंग्स कैसे आता है, इनकम माइनस कंजम्पशन। सो 0 - 30 इज -30। तो फर्स्ट ब्लैंक में तो आएगा -30। तो मतलब ऑप्शन बी और सी तो आंसर होंगे नहीं। ओके, सेकंड ऑप्शन में आपको निकालना है, इनकम गिवन है 100, सेविंग्स 0, एपीसी हमारी है 1। तो सीधी बात है, इनकम अगर 100 है, आपने सेव कुछ किया नहीं है, तो कंजम्पशन भी 100 ही आएगा, तभी तो एपीसी 1 आएगा। है ना, इनकम 100 है, सेव कुछ करा नहीं है, तो सारा का सारा कंज्यूम करा होगा 100 का। तो पहले पे -30 फिर 100, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ओके, इसके बाद बोला है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डिमांड। सोर्स ऑफ डिमांड यानी कि आउटफ्लो कब नहीं होगा, कब नहीं होगा। अगर हम इम्पोर्ट कराएंगे गुड्स तो आउटफ्लो होगा। गिफ्ट्स बाय इंडियंस टू देयर फैमिलीज लिविंग अब्रॉड, इंडियंस ने फैमिलीज को गिफ्ट भेजे हैं जो कि बाहर रहते हैं, आउटफ्लो होगा, डिमांड है। इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग फॉरेन कंट्रीज, अगर इंडियंस बाहर जा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज विजिट करने के लिए तो भी आउटफ्लो होगा। बचा ऑप्शन डी आंसर, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाहर की कंट्री से अगर हमें लोन्स मिल रहे हैं तो सप्लाई होगा, इनफ्लो होगा, इनफ्लो। तो इसलिए डी हमारा आंसर। चलो, इसके बाद है, सपोज इन एन इकोनॉमी प्लान्ड स्पेंडिंग्स आर ग्रेटर देन प्लान्ड आउटपुट। प्लान्ड स्पेंडिंग क्या है, प्लान्ड आउटपुट से ज्यादा है। स्पेंडिंग का मतलब होता है एडी, आउटपुट का मतलब होता है एएस, तो मतलब एडी ग्रेटर देन एएस बोला है। पहले तो इंटरप्रेट करना मन में कि मतलब क्या है, स्पेंडिंग आउटपुट का मतलब क्या है, फिर सोचना आंसर। ठीक है, सो एडी ग्रेटर देन एएस का अगर केस है तो मतलब लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, सप्लाई कम है। तो अगर डिमांड ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा करोगे तो इन्वेंट्री का लेवल गिर जाएगा, क्योंकि डिमांड इतनी आ रही है, आप स्टॉक थोड़ी ना बनाओगे, स्टॉक कम हो जाएगा। तो पहला तो डिक्रीज इन प्लान इन्वेंट्री इन दी इकोनॉमी। ठीक है, इन्वेंट्री कम हो जाएगी। दूसरा दूसरा आपको गिवन है राइज इन नेशनल इनकम। इनकम इंक्रीज होगी क्या हमारी, इनकम इंक्रीज होगी क्या, बिल्कुल। देखो, एडी ग्रेटर देन एएस का केस है, अभी इन्वेंट्री कम हो गई, तो उस केस में इस एक्स्ट्रा डिमांड को मीट करने के लिए फर्म्स क्या करेंगी, प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो हमारा इनकम भी बढ़ेगा। ठीक है, इनकम बढ़ेगा। ओके जी, समझ गए इतनी चीजें। बाकी रियल आउटपुट डिक्रीज होगा क्या, नहीं। एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा क्या, नहीं, ये तो दोनों इंक्रीज होंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे करेक्ट है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राइस ऑफ अ गिवन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर इज नोन एज बैंक रेट। आप एक करेंसी के प्राइस को दूसरी करेंसी के टर्म्स में जब अ, देख रहे होते हो तो उसे हम बैंक रेट बोलते हैं क्या। बैंक रेट तो मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन है, करेंसी की बात तो हम फॉरेन एक्सचेंज में करते हैं, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक है, सो ये तो गलत है। डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डिमांड कर्व क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में देर इज अ इनडायरेक्ट रिलेशन जिसकी वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है, सो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। चलो, अब देखते हैं हमारे लास्ट सेट ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, लास्ट 10 एमसीक्यूज और हैं एंड देन वी आर डन विथ मैक्रो। सो दिया हुआ है, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड। रिलेशन पता होना चाहिए आपको कि प्राइस और डिमांड में क्या एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, नहीं। अभी मैंने आपको पीछे बताया डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है ना, तो ये तो गलत है। प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, सो इट्स इनकरेक्ट। दूसरा आपको पॉइंट गिवन है, द फॉरेन एक्सचेंज रेट, द फॉरेन एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स अ कंट्रीज परचेजिंग पावर इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है हमारी इंटरनेशनल मार्केट्स में, इंटरनेशनल कंट्रीज में परचेजिंग पावर को शो करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। इसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, हमें 2014-15 और 2016-17 2 साल का डेटा है। नॉमिनल जीडीपी के बने, रियल जीडीपी के बने, जीडीपी डिफ्लेटर के बने। फर्स्ट में आपको रियल निकालना है। सो देखो, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल अपॉन
रियल इंटू 100। सो फर्स्ट ईयर में जीडीपी डिफ्लेटर है 100, नॉमिनल है 6.5 अपॉन रियल इंटू 100। ठीक है, सो ये आएगा कितना, रियल आपके पास 6.5 ही आएगा, तो फर्स्ट में तो यहाँ पे 6.5 आएगा। ठीक है, फर्स्ट में 6.5 है तो ऑप्शन सी आंसर बनेगा। हमें पता है, देखो जीडीपी डिफ्लेटर में पॉइंट भी ध्यान रखना, वैसे बता रही हूँ थ्योरी क्वेश्चन के लिए, कि अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 100 है तो इसका मतलब क्या है कि जो प्राइस बेस ईयर में था वही प्राइस हमारा करंट ईयर में भी है, कोई चेंज आया ही नहीं। ठीक है, तो अगर जीडीपी डिफ्लेटर 100 है सो नॉमिनल और रियल सेम ही आएंगे, 6.5। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड ब्लैंक निकालना है, वो आप निकाल सकते हो फॉर्मूला यूज करके, बट हमें आंसर मिल ही गया है, ऑप्शन सी, तो सिंपल है। ठीक है, इसके बाद डैश रिलीजेस डेटा ऑफ मनी सप्लाई इन द इंडिया, इन इंडिया। इंडिया में मनी सप्लाई का डेटा कौन रिलीज करता है, कौन है सुपीरियर अथॉरिटी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ओके, शिपिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन इंडियन कंपनी टू फॉरेन कंपनीज विल बी रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। इंडियन कंपनी बाहर की कंपनी को शिपिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो करंट अकाउंट में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि शिपिंग सर्विस तो एक इनविजिबल आइटम है, इनविजिबल है। ठीक है, सर्विस है, करंट अकाउंट में ही आता है, सही है। करंट अकाउंट ऑफ बीओपी डज नॉट ऑल्टर द स्टेटस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। रीजन में गिवन है कि करंट अकाउंट में वो आइटम्स आते हैं जो कि कैपिटल, सॉरी, एसेट और लाइबिलिटीज को चेंज नहीं करते। बिल्कुल सही है, ये भी रीजन भी सही है, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, करंट अकाउंट में वही ट्रांजेक्शन्स आते हैं जिससे देश के एसेट और लाइबिलिटी में चेंज ना आए, इसीलिए शिपिंग सर्विस को हम करंट अकाउंट में दिखा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे है, कमर्शियल बैंक्स आर रिगार्डेड एज मनी क्रिएटर्स। कमर्शियल बैंक्स को मनी क्रिएटर्स मानते हैं क्योंकि कमर्शियल बैंक्स लोन्स प्रोवाइड करते हैं, बाय देम क्रिएट क्रेडिट, बिकॉज जो कमर्शियल बैंक्स लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उनके थ्रू वो क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। इसके बाद सी गिवन है हमें 205 प्लस 0.9 वाई। हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, देखो ये 0.9 है, ये होता है एमपीएल, एमपीसी। ठीक है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1 अपॉन, मल्टीप्लायर इज 1/1 माइनस एमपीसी। सो 1/1 माइनस 0.9, 1/0.1, तो आपके पास आएगा 10। ठीक है, स्टेप वाइज चलो, 10 आपके पास मल्टीप्लायर आएगा। ओके, इसके बाद है एमपीसी एग्जिबिट्स द स्लोप ऑफ डैश फंक्शन। मैंने आपको पीछे बताया था इक्वेशन में, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो एमपीसी कौन से फंक्शन की स्लोप को डिफाइन करता है? एमपीसी है ना, कंजम्पशन, सीधा सीधा। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन की स्लोप पता चलती है एमपीसी से, सेविंग फंक्शन की स्लोप पता चलती है एमपीएस से। ओके, फिर आपको गिवन है ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू परचेज सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक। बिल्कुल सही है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में यही होता है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का सेल परचेज चलता है बाय द आरबीआई, सेंट्रल बैंक। मनी सप्लाई कम करने के लिए सेंट्रल बैंक सेल करेगा सिक्योरिटीज को टू कमर्शियल बैंक्स। सोचो, अगर हम सेल करेंगे, ये आरबीआई है, ये पब्लिक है या कमर्शियल बैंक है? ठीक है, आरबीआई ने सिक्योरिटी सेल कर दी, तो सिक्योरिटी तो पब्लिक के पास या कमर्शियल बैंक के पास पहुंच गई, और पैसा आ जाएगा आरबीआई के पास, तो मनी सप्लाई कम हो गई ना। दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज ऑल्सो नोन एज, जितना भी हम टोटल खर्चा कर रहे हैं उसको हम और क्या बोल सकते हैं? इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, या इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। खर्चा करोगे उतनी ही डिमांड बनेगी, सो एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड। एंड द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, द 45 डिग्री लाइन इन keynesian इकोनॉमिक्स इंडिकेट्स। ये जो 45 डिग्री की लाइन होती है, ये क्या इंडिकेट करती है? ये क्या इंडिकेट करती है? देखो यहाँ पे तो इनकम लेते हो एक्स एक्सिस पे, और आप वाई एक्सिस पे लेते हो कंजम्पशन, तो ये जितने ही पॉइंट्स होंगे ना 45 डिग्री लाइन पे, ये जितने ही पॉइंट्स हैं उस पे कंजम्पशन इनकम के इक्वल होता है। ठीक है, सो इस 45 डिग्री इंडिकेट करता है कि इनकम जो है वो कंजम्पशन के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि बीच में से डिवाइड कर रही है 45 डिग्री की लाइन, सो इनकम और कंजम्पशन इक्वल होते हैं हर एक पॉइंट पे 45 डिग्री की लाइन। ठीक है, ओके, डन। सो हम लोगों ने सारे के सारे एमसीक्यूज कर लिए। मैंने आपको 3 पार्ट्स में 2022-23, 2023-24, 2024-25 ये सारे एमसीक्यूज करवा दिए।
ठीक है, मैक्रो के हमने कर लिए। आईडी की भी बस एक वीडियो बची है, वो आ जाएगी अभी कुछ टाइम में। वो और देख लेना, तुम्हारे सारे एमसीक्यूज कवर हैं। ठीक है। इससे पहले के एमसीक्यूज अगर हम बोर्ड के पेपर से करेंगे तो वो बहुत सिंपल हैं, जो इसमें ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, रिपीट होती हैं चीजें। पहले के टाइम पे असर्शन रीजन क्वेश्चन नहीं आते थे, स्टेटमेंट बेस्ड नहीं आते थे, तो उनको करने का कोई ज्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो जितने रेलिवेंट थे, रेलिवेंट चीजें थी वो हमने कर ली। बाकी आप लोगों की बुक्स में भी, अगर आप संदीप गर्ग से पढ़ते हो तो हर एक चैप्टर के एंड में भरमार है एमसीक्यूज की। तुमने अगर पूरे साल किया होगा तो आपको पता चल जाएगा, आपके लिए इजी रहा होगा। अदरवाइज इतने हमने क्वेश्चंस करे हैं वो काफी हैं। ठीक है। इन्हीं में से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे, तो थिंग इज आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, इनकरेक्ट बोला है, नॉट ट्रू बोला है, एक्सेप्ट बोला है, क्या बोला, रीड करो ध्यान से। देन ऑप्शंस देख के आंसर करो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, आंसर बनेगा। ठीक है। सो बस ये हमने कर लिया। कोई डाउट आया हो किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो कमेंट कर देना। फर्क नहीं पड़ता, छोटा डाउट है बड़ा डाउट है, कमेंट करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।